गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग कृतिका भाग 2 के दूसरे पाठ में हैं। पाठ का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। लेखक हैं कमलेश्वर। मैं इस पाठ का सार बता रहा हूँ, सारांश। ध्यान से सुनिएगा। स्लाइड्स भी आपके पास हैं, चाहें तो रोक कर स्लाइड्स को पॉज कर आप उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने स्लाइड्स को तैयार किया है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत का दौरा करने वाली थी। अखबारों में इस शाही दौरे की हर रोज़ चर्चा होती थी। लंदन से निकलने वाले अखबार रोज़ इस शाही दौरे की तैयारियों के बारे में खूब जमकर खबरें दे रहे थे। रानी का दर्जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इन सभी यात्रा के दौरान रानी किस तरह की वेशभूषा पहनेंगी, इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था वो रानी का दर्जी। वह रानी की वेशभूषा कुछ ऐसी बनाना चाहता था जिसमें रानी की शान व शौकत और शाही ठाट बाट का पता भी चले और वेशभूषा गरिमामयी भी हो। चूँकि रानी भारत आ रही थी, भारत की अपनी संस्कृति है, तो यहाँ की संस्कृति के अनुसार वो सब कुछ ठीक लगे, इस बात का ख्याल रख रहा था उनका दर्जी। शाही दौरे से पहले रानी का सेक्रेटरी और जासूस पूरे महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाले थे। नए ज़माने के हिसाब से फोटोग्राफरों की फ़ौज भी तैयार हो रही थी। अखबार में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री व प्रिंस फिलिप के कारनामों को भी छापा गया और साथ में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की जीवनियों को उनकी तस्वीरों के साथ छापा गया। यहाँ तक कि शाही महल में रहने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी छापी गई। आगे पढ़ते हैं। इंग्लैंड में इस शाही दौरे को लेकर खूब शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, मगर उसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही थी। अर्थात इतना हो हल्ला हो रहा था कि रानी भारत जा रही हैं। चूँकि देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद वो पहली बार शाही दौरे को लेकर शाही दौरे पे आ रही थी, तो उनको लेकर जो शोर शराबा हो रहा था वो वहाँ भी हो रहा था और भारत में भी। इसी को कहा गया है शंख इंग्लैंड बज रहा था, मगर उसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही थी। भारत में भी शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारियां खूब ज़ोर शोर से चल रही थी। सड़कों को साफ़ किया जा रहा था, इमारतों का रंग रोगन कर उन्हें खूब सजाया संवारा जा रहा था। शाही मेहमानों को खुश करने की सारी तैयारियां तो चरम सीमा पर थीं। बस एक ही कमी रह गई थी जिससे शाही मेहमानों के नाराज़ होने का डर था। वह थी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक। लाट का अर्थ होता है मूर्ति। जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उसमें नाक नहीं थी, जो लाट से गायब हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम के लाट की नाक जो लाट से गायब हो गई थी, उस मूर्ति से उसको गायब कर दिया गया था। दरअसल जब देश आज़ाद हुआ तब उनका कोई महत्व यहाँ था नहीं, तो किसी ने हटा दिया होगा, तो उनका नाक गायब था। जॉर्ज पंचम की नाक के गायब होने के पीछे एक लंबी दास्तान है। किसी वक्त जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बड़े बड़े तहलके और खूब आंदोलन हुए, भारत में ही हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया गया और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। खूब गर्मा गर्म बहस सिर्फ इस बात पर हुई कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। इस बात के लिए ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक को कोई नुकसान न पहुँचे, इसीलिए जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए कि भाई और कोई नुकसान ना हो। लेकिन इतना करने के बाद भी इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। दास्तान यही है। उनकी सुरक्षा में लोग
सुरक्षा तैनात किया गया था, लेकिन भी उनके नाक को गायब कर दिया गया, उनकी नाक गायब हो गई उस मूर्ति से। रानी आए और नाक ना हो, इस बात से सभी लोग परेशान थे। खैर, देश के हितैषी लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक के मसले को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई और इस मामले को उनके सामने रखा। सभी इस बात से सहमत थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। दरअसल नाक का क्या है कि नाक इज़्ज़त की बात है, शान की बात है। नाक कट जाना मीन्स इज्जत चला जाना, और उनकी नाक ही नहीं थी। तो इसी बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। सभी लोग इस बात से सहमत थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं रह जाती तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी, हमारी भी खूब बेइज्जती होगी। इसीलिए उच्च स्तरीय विचार विमर्श और मशवरे के बाद ये तय किया गया कि लाट पर नाक लगाना हर हाल में ज़रूरी है। लाट अर्थात मूर्ति में, इसीलिए किसी मूर्ति से तुरंत नाक लगाई जाए। किसी मूर्ति से कोई नाक हटाकर इनके नाक में जोड़ दिया जाए, ऐसा लोगों ने विचार विमर्श किया। मूर्तिकार को तुरंत बुलाया गया। मूर्तिकार यूँ तो उम्दा कलाकार था, परंतु स्वभाव से लालची था। उसने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति पर नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह नाक कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। लेकिन वहाँ उपस्थित हुक्मरानों में से किसी को भी इस बात का पता नहीं था। इसीलिए पत्थर से संबंधित जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई, लेकिन उनसे भी कुछ पता न चल सका। दरअसल अंग्रेज़ तो भारत से जा चुके थे, अब उनके दस्तावेजों को रखने का क्या फ़ायदा था कि मूर्ति कब बनी, कहाँ रखी गई। अगर कहीं होगी भी तो फाइल बंद होगी। बाद में मूर्तिकार ने यह कहकर मसला खुद ही हल कर दिया कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ में जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर ढूंढकर लाऊंगा, उस मूर्तिकार ने कहा। मूर्तिकार की बात सुनकर हुक्मरानों की जान पर जान आई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसे इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। अब उसने लाट पर लगे पत्थर को विदेशी बताकर उससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। कमेटी के सभी लोग इस बात से बहुत परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक और सुझाव कमेटी के लोगों को दिया कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी लगी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें, उन लोगों को कहा कि आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। थोड़ी हिचक के बाद सभी ने इस बात पर सहमति जताई और मूर्तिकार निकल पड़ा पूरे देश के दौरे पर। उसने पूरे देश में घूम घूम कर अपने देश के सभी महान नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवस जी, गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की नाकों का नाप लिया, लेकिन किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से मिल नहीं खाती थी। उसने बताया भी कि सारी नाकें, जितने नाकों को देखा, अभी जितने नेताओं का नाम मैंने लिया, मैंने पढ़ा, इनको देखा, सबकी नाक उस नाक से बड़ी थी। उसने कहा बड़ी थी अर्थात हमारे देशभक्तों की नाक बड़ी होना मीन्स उनकी इज़्ज़त ज़्यादा थी, उनकी नाक को काट नहीं सकता था वो। इसके बाद उसने सन 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों का नाप लिया। पटना में एक शहीद स्मारक है जिसमें 7 शहीदों का, उसमें 5 बच्चे थे और एक महिला थी। इनको अंग्रेज़ों ने मार डाला था। वहीं सेक्रेटेरिएट के ऊपर में ये लोग झंडा लगा रहे थे, तो उसी दौरान अंग्रेज़ों ने इनको मार दिया था। तो
उनकी उनकी उन्हीं की याद में शहीद स्मारक है वहाँ पर। तो उसी के सामने शहीद बच्चों की जो मूर्तियाँ थीं उनकी नापों का नाप लिया, लेकिन उन सभी बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से काफ़ी बड़ी थी, अर्थात उनकी इज्जत बहुत अधिक थी जॉर्ज पंचम से। अंत में वह निराश होकर दिल्ली लौट आया। राजधानी में शाही दौरे की खूब तैयारियां चल रही थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को नहलाकर उसका रंग रोगन कर उसको चमका दिया गया। सब कुछ तो हो चुका था, बस कमी नाक की थी। सभी लोग इस बात से परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक अजीब सा सुझाव दिया। उसने कहा कि चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक ज़िंदा नाक काट कर लगा दी जाए। उस समय हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। तो उसने कहा कि हम ही लोगों में से किसी एक का जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। नाक लगानी बेहद ज़रूरी थी, इसलिए इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में बस इतना छपा कि मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ़ किया गया, फिर उसमें ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। कुछ समय बाद जॉर्ज पंचम की लाट पर एक जिंदा नाक लगा दी गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में नाक नहीं थी, इस तस्वीर में नाक है। तो उस दिन सभी अखबारों ने बस इतनी ही खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों ने उस दिन और कुछ नहीं छापा, सब अखबार खाली थे। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। तो हम लोगों ने देखा कि एक विदेशी व्यक्ति जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए जो शाही दौरा करने वाली थी, वहाँ इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ, उनको खुश करने के लिए हमारे देश के किसी व्यक्ति का नाक काटा गया और उस मूर्ति पर लगाया गया। ये कितनी बड़ी बात है, इस पर आप चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और देश की होता क्या है कि डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं कूटनीति, इन सब चीज़ों को, राजनीति, कूटनीति, इन सब चीज़ों को जानने की समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर वही हुआ, इसलिए इसके अलावा अखबारों ने उस दिन और कुछ नहीं छापा। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाता है। आप लोग प्रश्नोत्तर कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि कहानी समझ में आ गई होगी। इस तरह से प्रथम सत्र का फर्स्ट टर्म का पूरा पाठ्यक्रम आज पूरा हो गया। ठीक है, आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।